Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 28th March 2023। 28 मार्च 2023 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करेंगे सबसे पहले सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स आर पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा इनमें से कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मुकुर्थी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क्स। इनमें से कौन कौन से नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है आपको बताना है। आप लोग अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन को, अगर आप कर सकते हैं तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखो, मुकुर्थी, बांदीपुर और साइलेंट वैली तीनों ही आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इसके अलावा आपको और बता दूँ मैं, अरालम याद रखिएगा, मुदुमलाई याद रखिएगा, नागरहोल याद रखिएगा, एंड इसके बाद वायनाड एंड सत्यमंगलम, दीज आर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विच आर देयर, ये भी इसका हिस्सा है, ठीक है ना। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व एक इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है इन द वेस्टर्न घाट्स, एंड नीलगिरी हिल रेंजेस जो हैं वहाँ पे आती हैं ये। एंड इसको डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को इन 2012। 2012 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। शोला फॉरेस्ट्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं आपके स्क्रीन में। पहला लिखा है, देखो, दे आर ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट फाउंड इन हाई एल्टीट्यूड्स। दूसरा है, दे हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ लाइकेन, मॉसेस, फर्न्स एंड ऑर्किड्स। तीसरा है, दे हैव स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द शोला फॉरेस्ट। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, क्वेश्चन आया भी हुआ यूपीएससी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1, 2 एंड 3, तीनों ही सही हैं। ये ट्रॉपिकल माउंटेन फॉरेस्ट होते हैं, शोला फॉरेस्ट, जो कि हाई एल्टीट्यूड में पाए जाते हैं। दे हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ लाइकेन, मॉसेस एंड फर्न्स एंड ऑर्किड्स, एंड दे हैव स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला। तीसरा सवाल है कुछ पॉपुलेशन इंटरैक्शंस के बारे में। अब देखो, इसमें पहला स्टेटमेंट कह रहा है, इन कॉम्पिटिशन only one species benefit and the other is harmed। दूसरा कह रहा है, the interaction where one species is benefited and other is neither benefited nor harmed is commensalism। तो आपको बताना दोनों में से कौन सा सही है। तो देखो, बहुत ही आसान है। जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल करेक्ट है। जब जीरो और प्लस हो, मतलब कि एक स्पीशीज़ को कोई बेनिफिट हो ना हो और कोई नुकसान भी ना हो, और दूसरे को बेनिफिट हो, तो ये आपका कहलाता है कमेंसलिज्म। अगर यहीं पे जीरो और माइनस होता, मतलब एक को कोई इम्पैक्ट नहीं, दूसरे को निगेटिव, तो ये होता अमेंसलिज्म, ठीक है ना। कंपटीशन पहले स्टेटमेंट में पूछा, तो कंपटीशन में दोनों निगेटिव होता है, किसी एक को भी फायदा नहीं होता। तो जैसे इसमें लिखा था कि केवल एक बेनिफिट करता है, ये गलत है, दोनों ही नुकसान झेलते हैं कंपटीशन में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज। आगे मूव करते हैं, पीआईबी और दूसरे न्यूज़ आइटम्स देख लेते हैं, ठीक है ना। पहली जो न्यूज़ है वो है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने लॉन्च किया है एक रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, जिसका नाम है सागर मंथन, ठीक है ना। तो सागर मंथन को वर्चुअली लॉन्च किया गया है। क्या है सागर मंथन? इट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा लॉन्च किया गया रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, जिसका नाम है सागर मंथन, एंड मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सागर मंथन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में डिज़ाइन किया है, जिसमें सारा इंटीग्रेटेड डेटा रहेगा विच इज़ रिलेटेड टू मिनिस्ट्री एंड अदर सब्सिडियरीज, एंड प्लेटफॉर्म इज डेवलप्ड इन हाउस बाय द यूनियन मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा ही डेवलप किया गया है, एंड इट इज़ वेरी एफिशिएंट, एंड इट वॉज कम्प्लीटेड विद इन 1.5 मंथ्स ओनली, 1.5 महीने में बना लिया गया। एंड दिस न्यूली लॉन्च डैशबोर्ड इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग अ वेल कोऑर्डिनेटेड एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन इन रियल टाइम। तो सारी इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में प्रोवाइड करेगा ये आपका सागर मंथन। दूसरी जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी पीआईबी की ही न्यूज़ है। अब आप सबको पता है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलती है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि रबी और खरीफ क्रॉप्स में अगर कुछ दिक्कत हुई तो उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। तो अब ये नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल का एक डिजिटल फॉर्मेट बना लिया गया है, ताकि जो किसान हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको ऑनलाइन क्लेम मिल सके, क्लेम सेटल हो सके। इसके लिए उन्होंने डिजी क्लेम, याद रखेगा, द न्यू क्लेम सेटलमेंट मॉड्यूल हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दैट
डिजी क्लेम, याद रखिएगा डिजी यानी डिजिटल, डिजिटल क्लेम है बेसिकली, ठीक है ना। तो याद रखिएगा डिजी क्लेम इज़ देयर एंड दिस पोर्टल हैज़ बिन डिज़ाइंड फॉर दैट पर्पस। डिजी क्लेम याद रखिएगा, नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल के अंतर्गत ये एक नया मॉड्यूल स्टार्ट किया गया डिजी क्लेम एंड दिस मॉड्यूल फॉल्स अंडर द एम्बिट ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आता है एंड विल डिसबर्स क्लेम्स इलेक्ट्रॉनिकली बेनिफिटिंग द फार्मर्स फ्रॉम 6 स्टेट्स। तो ये बेनिफिट करेगा फार्मर्स को। अभी 6 स्टेट्स में ये लॉन्च किया गया है। इट्स अ रेवोल्यूशनरी स्टेप एज this will ensure towards the farmers receiving claim amounts digitally। ये claim amounts digitally उनको मिल सके इस कारण से है। अगला जो टॉपिक है वो है परिवेश। परिवेश हालांकि अभी नहीं लॉन्च किया गया था, 2018 में लॉन्च किया गया था, लेकिन परिवेश न्यूज़ में था। परिवेश पोर्टल है, ये भी एक वेब बेस्ड रोल बेस्ड वर्कफ्लो एप्लीकेशन है। परिवेश का पहले फुल फॉर्म आपको बता दो। इट इज़ प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस इन्वायरमेंट सिंगल विंडो हब, ठीक है ना। तो क्या है ये? परिवेश इज़ नथिंग बट प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरैक्टिव एंड वर्चुअस इन्वायरमेंट सिंगल विंडो हब। तो अब ये क्या करता है बेसिकली? ये मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस के अंतर्गत परिवेश पोर्टल जो है लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था ताकि जितने भी क्लियरेंसेस डिमांड करते हैं, कई प्रोजेक्ट्स में आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए, फॉरेस्ट क्लियरेंस चाहिए, वाइल्ड लाइफ कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंसेस चाहिए, तो उन क्लियरेंसेस को प्रदान करने के लिए बेसिकली ये परिवेश पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। ये सब आप याद रखेगा, ठीक है ना। तो ये जो 4 हमने क्लियरेंसेस की बात की, इन्वायरमेंटल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन, उसकी क्लियरेंस को पूरी प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए परिवेश पोर्टल या वेब पोर्टल जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, GIS हो गई, एडवांस डेटा एनालिटिक्स हो गई, ताकि एक्सपीडिशियस एंड ट्रांसपेरेंट एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग की जा सके और ये क्लियरेंसेस प्रोवाइड किए जा सकें। अगला जो एक टॉपिक और था न्यूज़ में, वो PLI स्कीम के बारे में बताया गया था रिगार्डिंग स्टील, है ना। तो PLI आप सबको पता है कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जो कि स्पेशलिटी इसकी स्टील के लिए अप्रूव की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा 2021 में। तो यहाँ पे पहले तो डेटा दिया गया कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर है सिंस 2018 एंड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है फिनिश्ड स्टील का सिंस 2019। 2018 से ही वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील प्रोड्यूसर भी है इंडिया एंड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है फिनिश्ड स्टील का सिंस 2019। अब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो थी वो स्पेशलिटी स्टील के लिए थी, जो कि अप्रूव की गई थी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि स्पेशलिटी स्टील क्या है। The specialty steel is a value-added steel wherein the normal finished steel is worked upon by way of coating, plating, heat treatment and so on। मतलब जब नॉर्मल स्टील आपका बन जाए, नॉर्मल स्टील के ऊपर जब कोटिंग, प्लेटिंग, हीटिंग, ये अलग अलग चीज़ें अप्लाई जाती हैं, तो फिर उसके बाद वो स्पेशलिटी स्टील बनती है। अब ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहाँ यूज़ होती हैं? तो डिफेंस, स्पेस, पावर, ऑटोमोबाइल एंड इसके अलावा स्पेशलाइज्ड कैपिटल गुड्स, यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आप इसको याद रखेंगे। आगे मूव करते हैं, थोड़ा हम लास्ट से आ जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पेजेस नाउ। पीछे से आगे की तरफ आएंगे, एडिटोरियल फाइनली लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं, देखते यहाँ पे स्पोर्ट्स पेज में एक डेटा दिया था कि 2024 में जो ओलंपिक्स है कहाँ पे है, वो पेरिस ओलंपिक्स है। तो 2024 के ओलंपिक्स की डेट याद रखिएगा 2024, और ये कहाँ पर है? पेरिस ओलंपिक्स है इस बार, ठीक है ना। एंड इस बार जो एशियन गेम्स है वो कहाँ के हैं? तो हांगजू के हैं, हांगजू, ठीक है ना। हांगजू में एशियन गेम्स हैं एंड पेरिस में आपके ओलंपिक्स हैं, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पर आप देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, 4 गोल्ड मेडल हमको यहाँ पे जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी वहाँ पे मिले हैं। तो इसमें चारों के नाम आप याद रखिएगा। नीतू घनघस 48 kg कैटेगरी में, निखत जरीन 50 kg कैटेगरी में, लवलीना बोरगोहेन 75 kg कैटेगरी में एंड स्वीटी बूरा 81 kg कैटेगरी में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड दिस इज़ इंडियाज़ बेस्ट शोइंग आफ्टर 17 ईयर्स। 17 सालों के बाद ये हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस थी, क्योंकि हमने देखिए 4 गोल्ड मेडल आपको दिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो दिस इज़ द थिंग विच इज़ देयर। आपको दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया एंड डेफिनेटली जो पेरिस ओलंपिक्स है दैट कैन बी अ गुड थिंग फॉर इंडिया एज वेल, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट।
आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स पेज से। तो आप यहाँ पे देखेंगे HDFC गेट्स नॉड टू रेज 57,000 करोड़ वाया NCD। अब सबसे पहले बात तो NCD क्या है, ये होता है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डिवेंचर क्या होता है। डिवेंचर एक तरीके से बॉन्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट है। देखो क्या होता है, मैं आपको सिंपल बताऊँ। जैसे आपको कोई कंपनी खड़ी करनी है, उसके लिए सपोज करो 500 रुपये लगेंगे। अब आपके पास मान लो 300 रुपये ही हैं, तो आपको बचे कितने, 200 रुपये बचे। अब 200 रुपये आप कैसे ले सकते हो, या तो आप किसी को बोलो कि भैया मेरी कंपनी में आप इक्विटी ले लो, है ना, 200 रुपये के शेयर्स की, और मुझे 200 रुपये दे दो। या फिर आप किसी से बोलोगे भैया मुझे डेट दे दो, डेट दे लो, उधार दे दो, मैं आपको 1 साल में चुका दूंगा। तो ये डेट या बॉन्ड जो होता है, ये डेट या बॉन्ड होता है, इसमें किसी को आपको इक्विटी नहीं देनी पड़ती, उसको कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट या कुछ जिसको कूपन रेट बोलते हैं उतना आपको पैसा चुकाना पड़ता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ अ थिंग। ये बॉन्ड डिबेंचर इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ बॉन्ड ऑनली, डेट इंस्ट्रूमेंट ही है जिसमें आप लेकिन इसमें क्या होता है, जो डिबेंचर होता है उसमें कोई कोलैटरल नहीं होता, जैसे अनसिक्योर्ड बाय द कोलैटरल, इसमें अनसिक्योर्ड रहता है, कोलैटरल नहीं रहता है, ठीक है ना। एंड इसके अलावा डिबेंचर्स हैव नो कोलैटरल बैकिंग, कोई कोलैटरल बैकिंग नहीं होती, इसलिए क्रेडिट वर्दीनेस है, रेपुटेशन जो इश्यूअर की है वो देखी जाती है कि इसकी क्रेडिट वर्दीनेस है भी कि या नहीं, है ना। जैसे नीरव मोदी आपसे अगर उधार मांगेगा तो आप उसको नहीं दोगे, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अब यहाँ पे डिवेंचर्स भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कन्वर्टिबल डिवेंचर, एक होता है नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर। कन्वर्टिबल डिवेंचर क्या होता है, मान लो आपने किसी से 500 रुपये किसी को दिए हैं। अब आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि ये जैसे 1 साल मैच्योरिटी के लिए आपने दे दिए 500 रुपये, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आप अगर 1 साल के बाद आपको लगता है इस कंपनी में फ्यूचर है और ये बढ़ेगा, तो आप उस अपने 500 रुपये को इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हो। तो ये कन्वर्ट कराने का अगर ऑप्शन है तो कन्वर्टिबल डिवेंचर है, और अगर इक्विटी में कन्वर्ट कराने का ऑप्शन नहीं है तो वो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस, आपको समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पे देखो, सेबी सेट टू रेगुलेट इंडेक्स प्रोवाइडर्स। अब सेबी जो है वो कह रही जो इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं, इंडेक्स प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है कि इंडेक्स बॉन्ड जो प्रोवाइड करते हैं, सॉरी इंडेक्स फंड्स जो प्रोवाइड करते हैं। देखो क्या होता है, आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, सपोज करो बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा मैं, शेयर मार्केट में आपको पैसा लगाना है, तो आपने रिलायंस का एक शेयर खरीद लिया, या फिर आपने वेदांता का एक शेयर खरीद लिया, या फिर आपने सपोज करो TCS का एक शेयर खरीद लिया। मतलब आप सिंगल शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आपने जैसे निफ्टी उठाया, निफ्टी कितनी कंपनीज का है, 50 कंपनीज का है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, उन 50 कंपनी के एक शेयर खरीद लिए, ठीक है। उन 50 कंपनी के जब आप एक शेयर खरीद लोगे तो क्या होगा कि आपका पैसा कैसे लग गया, आप निफ्टी जैसे ऊपर नीचे होगा वैसे आपका पोर्टफोलियो ऊपर नीचे होगा, क्योंकि आपने निफ्टी की ही तो सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, तो वो तो निफ्टी का ही एवरेज हो गया ना, आपका जो शेयर हो गया वो निफ्टी का एवरेज हो गया। तो कुल मिलाकर के जब इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि आप किसी इंडेक्स के फंड्स पे ही एक उसका म्यूचुअल फंड बना लेते हो, इसीलिए इंडेक्स फंड एक म्यूचुअल फंड होता है। इंडेक्स फंड इज एक्चुअली अ म्यूचुअल फंड, क्योंकि इसमें आपने एक बास्केट बनाया और उस बास्केट में आपने वो सारे शेयर्स रख दिए जो कि उस इंडेक्स के अंदर आते हैं। जैसे कई लोग फॉरेन में S&P जो स्टैंडर्ड एंड पुअर है उनके इंडेक्स पे कर देते होंगे, कि कई लोग जैसे डो जोन्स और इन सब में कर लेते होंगे। आप सेंसेक्स की सभी कंपनीज खरीद लिया आपने निफ्टी की सभी 50 कंपनी में पैसा लगा दिया, तो बेसिकली दैट इज़ अ इंडेक्स फंड। क्योंकि आपका अब जो मूवमेंट होगा वो कैसे होगा, जैसे जैसे वो इंडेक्स बढ़ या घट रहा है, ठीक है ना। अब एक और चीज़ की इसको पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बोला जाता है, क्योंकि इसमें आप सेफ खेलना चाहते हैं, ये पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। आप अपने लॉस को बिल्कुल कम कर देना चाहते हैं अपने उसको, और ये पैसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कहलाती है। इसीलिए तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है। एंड सेबी जो है वो अब जो इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं उनके मतलब, क्योंकि इंडेक्स फंड बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर ओवरसाइट और ये सब टाइट करना चाहती है, ठीक है ना। यहाँ पे NSE इंडाइसेस है जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सब्सिडियरी है, एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड है, BSE जॉइंट वेंचर है डो जोन्स के साथ। तो ये सब जो हैं ये इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको देखना है। तो यहाँ तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दिख रही है। और यहाँ देखो, विमेन ने 6 बच्चों मतलब 3 बच्चों को मार दिया नैशविल। इसको मतलब अमेरिका में गन कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी लोग पागल हो चुके हैं, है ना। इतना लोग अब डेवलप कर चुके हैं, अब उनके पास सिर्फ पागलपंती बची हुई है। स्टूडेंट्स टू गेट न्यू टेक्स्ट बुक
फ्रॉम NCERT आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 20 ईयर्स। तो 20 साल के बाद अब दोबारा NCERT अपनी किताबें रिवाइज कर रहा है एंड ये 2024-25 का जो एकेडमिक ईयर है उसमें इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी नई किताबें, ठीक है ना। तो मुझे तो अब दोबारा से पढ़ने का मन करने लगा क्योंकि मैंने लास्ट वाली जो थी वो पढ़ी थी। एंड दिस इज कीपिंग इन व्यू विद द पॉलिसी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से बनाया जाएगा। और इसके अलावा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो रिलीज़ किया गया था अगस्त 2022 में, उसके हिसाब से किताबें रहेंगी। ऑब्वियस सी बात है, आप सबको पता है कि अभी जो नई पॉलिसी है, जो नया फ्रेमवर्क है, उसमें रोट लर्निंग से हटने के अलावा मतलब थोड़ा अब उसमें अपने को मतलब एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, ये सब चीज़ें इंक्लूड करनी है। रोट लर्निंग केवल मेमोराइजेशन ना रह जाए, इस कारण से इस बार जो न्यू करिकुलम फ्रेमवर्क है उसमें पंचादी की बात की गई है। पंचाद यानी 5 चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर फोकस किया जाएगा। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ, लिख लो आप लोग। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने अपनी गाइडलाइन में क्लियर किया है कि 5 स्टेप लर्निंग प्रोसेस बनाया जाएगा। 5 स्टेप लर्निंग प्रोसेस मतलब कि पंचादी ये 5 स्टेप जो प्रोसेस है लर्निंग, उसमें पहला स्टेप है आपका अदिति यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ अ टॉपिक, अदिति। बोध, द सेकेंड पार्ट इज बोध इज द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। थर्ड वन इज अभ्यास इज प्रैक्टिस। फोर्थ इज प्रयोग इज एप्लीकेशन एंड फिफ्थ इज प्रसार इज एक्सपेंशन। तो ये है 5 पार्ट, पंचादी के 5 पार्ट है। अदिति, इंट्रोडक्शन ऑफ अ टॉपिक, बोध कंसेप्चुअल क्लैरिटी अंडरस्टैंडिंग, अभ्यास प्रैक्टिस, प्रयोग एप्लीकेशन एंड प्रसार एक्सपेंशन। एंड ये जो है दिस इज स्टीयरिंग अवे फ्रॉम द रोट लर्निंग पार्ट। पहले जो रोट लर्निंग होती थी उससे हटेगा, है ना। इसके अलावा जो NCERT ने डेवलप किया मटेरियल वो है टू फीड इनटू द प्ले वे टीचिंग मेथड। जो छोटी क्लासेज हैं उनको प्ले वे मेथड्स हैं। जादुई पिटारा, मैजिक बॉक्स वुड बी मेड अवेलेबल टू एवरी स्कूल इन द फॉर्म ऑफ ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज एंड ऑल। एंड जो ये मटेरियल डेवलप किया जाएगा 22 लैंग्वेजेस में डेवलप किया जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पर है स्क्रीनिंग फॉर ऑटिज्म, हाउ टू एक्सेस एंड आइडेंटिफाई द सीवियरिटी ऑफ द डिसऑर्डर। तो यहाँ पे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD के बारे में है। वैसे ASD एक कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंटल कंडीशन है विच अफेक्ट्स द सोशल कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन एंड बिहेवियर, ठीक है ना। तो ये आपके सोशल कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। एंड इंडिया में अभी भी ये वाइडली मिसअंडरस्टूड है एंड अंडर डायग्नोस्ड है, वाइडली मिसअंडरस्टूड एंड अंडर डायग्नोस्ड, ठीक है ना। एंड साइंस ऑफ ASD कैन वेरी बट डिफिकल्टी विद सोशल इंटरेक्शंस, कम्युनिकेशन चैलेंजेस, रिपीटेटिव बिहेवियर्स एंड रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट्स आर कॉमन। तो वैसे तो साइंस वेरी करते हैं लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन है, जैसे कि सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत होती है, कम्युनिकेशन में चैलेंजेस रहते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर, बार बार आप एक ही चीज़ रिपीट करेंगे, एंड रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट्स जो रहती है, सब चीज़ें कॉमन होती हैं। अगर आपने अर्ली डायग्नोसिस कर लिया इसका ASD का, तो आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट है जिसके थ्रू आप उनको इम्प्रूव कर सकते हो उन चीज़ों को। जैसे कि आप स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करा सकते हो, आप वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हो, सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक DSM-5 है। DSM-5 क्या होता है? DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। याद रखिएगा, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये अभी 5th वर्जन इसका रिलीज़ किया गया है। अब ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एनालाइजिंग एंड फॉर डिटेक्टिंग और डायग्नोसिंग दिस, है ना। तो DSM-5 असेस करता है सीवियरिटी ऑफ ASD को। DSM-5 जो है वो असेस करता है सीवियरिटी ऑफ ASD को बाय इवैल्यूएटिंग सोशल कम्युनिकेशन, रिस्ट्रिक्टेड रिपीटेटिव बिहेवियर्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे 3 लेवल में ये एनालाइज करता है, लेवल 1, 2 एंड 3, है ना। किस लेवल में कौन सा है। अब ये अगर जैसे लेवल 1 जो है, लेवल 1 इज़ वेयर अ पर्सन विद ऑटिज्म मे हैव सोशल चैलेंजेस दैट नीड सम हेल्प। दे मे हैव ट्रबल स्टार्टिंग कन्वर्जेशंस, रिस्पॉन्डिंग टू अदर्स एंड मेकिंग फ्रेंड्स विदाउट द राइट फॉर्म ऑफ हेल्प। लेवल 2 में एक पर्सन नीड्स मोर सपोर्ट दैन लेवल 1। कम्युनिकेशन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसमें, एंड नॉन वर्बल क्यूज और ये सब नहीं समझ में आता। लेवल 3 में जो पर्सन है इट needs the highest level of support and they may avoid interacting with others altogether. They have difficulty in making friends or participating in imaginative play and find it very hard to change their focus or routine. तो ये लेवल 3 हो जाता है जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है ना। ऑटिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए ऑथर ने यहाँ पे और बताया कि देखो पहले तो चाइल्ड का डेवलपमेंटल चेकअप होता है ड्यूरिंग द रूटीन हेल्थ केयर विजिट्स 18 से 24 मंथ के बीच में। पहले इन चेकअप्स के बीच डॉक्टर जो होता है इट टॉक्स टू द पेरेंट और केयर गिवर अबाउट द चाइल्ड्स
बिहेवियर, उसमें फिर चाइल्ड के बिहेवियर के बारे में पूछता है, डेवलपमेंट, फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछता है। अगर डॉक्टर को ऑटिज्म सस्पेक्ट होता है, द चाइल्ड विल मूव ऑन द सेकंड स्टेज ऑफ एवेल्यूएशन, फिर उसको सेकंड स्टेज में मूव कराते हैं, है ना। तो इसमें फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आते हैं, वो फर्दर टेस्ट कंडक्ट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, एंड ये डिटरमाइन करते हैं कि चाइल्ड को कुछ है कि नहीं है प्रॉब्लम, इस तरीके से, ठीक है ना। तो डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बहुत सारे प्रोफेशनल्स चाहिए, चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, है ना, और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट एंड ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट, ये सब भी चाहिए अगर आपको वो कंडीशन इंप्रूव करनी है तो, और इम्प्रूव हो सकती है अगर आपने अर्ली डायग्नोसिस कर लिया है तो, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे ऑथर ने कुछ और स्क्रीनिंग के मेथड्स बताए, जैसे कि एक MCHAT है, मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स, रिवाइज्ड अभी रिलीज की गई। MCHAT क्या है? मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स, एंड इसमें 20 क्वेश्चन टेस्ट होता है चिल्ड्रन के लिए 16 से 30 महीने के बच्चों में, एंड दिस मतलब इसमें MCHAT लेकिन अभी रिसेंटली कहा गया कितनी इफेक्टिव नहीं है इन आइडेंटिफाइंग द ऑटिज्म, है ना। एंड इसके अलावा ASQ होता है, एजेस एंड स्टेजेस क्वेश्चनायर, एजेस एंड स्टेजेस क्वेश्चनायर में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा स्क्रीनिंग टूल फॉर ऑटिज्म इन टॉडलर्स एंड यंग चिल्ड्रन स्टार्ट है, इसमें 12 एक्टिविटीज़ हैं, वो करवा करके भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में, जो शेयर्ड G20 विजन फॉर ओशियन कॉमन्स। अब यहाँ पे सिंपल सा आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। इसमें यह है कि G20 जो कंट्रीज़ हैं, दे अकाउंट फॉर अराउंड 45% ऑफ वर्ल्ड कोस्ट लाइन, वर्ल्ड की 45% कोस्ट लाइन ये है, एंड लगभग 21% जो वर्ल्ड का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो भी ये कवर करके चलते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब 2000 नॉटिकल माइल्स तक का जो एरिया रहता है, ठीक है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो ओशियंस हैं वो रिजर्वायर्स हैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का, एंड बहुत सारे रिसोर्सेज का, मिनरल्स का, ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन दी ओशियंस। और ये एक टाइम ऐसा है जब G20 की प्रेसिडेंटशिप इंडिया को मिली है। इंडिया ऑलरेडी आपको पता है कि ब्लू मेरीटाइम सिक्योरिटी के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में आगे आया है। इंडिया ऑलरेडी ब्लू इकॉनमी को डेवलप करना चाहता है, ब्लू रेवोल्यूशन को बढ़ाना चाहता है। ब्लू इकॉनमी का मतलब सिर्फ ओशन डिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, बट इज ऑल्सो इंक्लूसिव ऑफ द सोशल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट एंड इकोलॉजिकल सिक्योरिटी रिलेटेड टू द ओशंस, ठीक है ना। एंड ओशंस का कंट्रीब्यूशन है फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। एंड आप सबको ये भी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था, फॉर मी द ब्लू चक्र इन इंडियाज फ्लैग रिप्रेजेंट द पोटेंशियल ऑफ द ओशन इकोनॉमी। हमारे इंडिया में बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ओशंस को प्रमोट करने के लिए। ऑथर ने एक करके बताया, सागर माला आपको पता होगा, पोर्टलेट डेवलपमेंट है ये। इसके अलावा शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस पॉलिसी, जो कि हमने डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग को प्रमोट करने के लिए लाई थी। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, आप सबको पता है, ब्लू रेवोल्यूशन के लिए थ्रू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ द फिशरीज सेक्टर के कारण द्वारा है। फिर सागर मंथन डैशबोर्ड हमने अभी देखा पढ़ा इसको, विच ट्रैक्स द वेसल इन रियल टाइम। इसके ये वेसल्स को रियल टाइम में भी ट्रैक कर सकता है सागर मंथन, ठीक है ना। फिर इसके अलावा डीप ओशियन मिशन हमारे यहाँ है, डीप सी के रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने के लिए, है ना, इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ। इसके अलावा टेक्नोलॉजी भी हम डेवलप कर रहे हैं फॉर हार्नेसिंग दीज मिनरल्स एंड ऑल। एंड इंडिया ने कोस्टल रेगुलेशन जोन भी आइडेंटिफाई किए हैं, नोटिफाई किए हैं, टू क्लासीफाई एंड बेटर मैनेज द कोस्टल रीजन्स एंड कंजर्व द इकोलॉजिकली सेंसिटिव कोस्टल एंड मैराइन एरियाज इंक्लूडिंग द इकोसिस्टम, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी की हुई हैं। ऑथर ने वही कहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट जो है वो भी किया है प्रमोट, ताकि यूटिलाइजेशन हो सके, माइंडफुल यूटिलाइजेशन ओवर माइंडलेस कंजम्पशन, माइंडफुल यूटिलाइजेशन ओवर माइंडलेस कंजम्पशन। तो यही सारी चीज़ें बताते हुए ऑथर ने कहा कि जो ओशियंस हैं उनको हमको डेवलप करना है, ओशियंस के साथ हमको वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसके थ्रू हमको यूनाइट होना है, अपने ओशन कॉमन रिसोर्सेज का प्रॉपर सस्टेनेबली यूज़ करना है। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ड्विंडलिंग एलाइज में यहाँ पे ताइवान की कंडीशन के बारे में आर्टिकल था कि ताइवान के पास अब केवल 12 कंट्रीज़ बची हैं जो कि उनको डिप्लोमेटिक टाइज है, अदरवाइज कल हॉन्डुरस ने भी टाटा बाय बाय कह दिया, ठीक है ना। अब ताइवान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है, ताइवान को लग रहा है कि चाइना कहीं उसके पीस को डिसरप्ट करने की कोशिश करेगा और उसको इंक्लूड करने का, फोर्सफुली इंक्लूड करने की कोशिश करेगा, इसलिए वहाँ पर टेंशन चल रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स आर ऑलरेडी देयर, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.